नेक्स्ट है भाई क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस और फास्फोरस एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये हम डिटेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, और कितना प्रेजेंट है ये हम फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, और इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो भाई कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो जो कार्बन है वो CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं इनको हम ट्रीट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ। तो देखो भाई जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक है, CO2 एसिडिक होता है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी और इनकी रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण व्हाइट टर्बिडिटी फॉर्म होगी। तो ये व्हाइट टर्बिडिटी कंफर्म कर रही है कि आपके प्रोडक्ट में CO2 गैस फॉर्म हुई है, और इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, जब हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसका कलर होता है व्हाइट, और ये क्या करेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्लू विट्रोल बनाएगा, यानी CuSO4.5H2 बनाएगा, जिसका कलर होता है ब्लू, जो कि क्या कंफर्म कर रहा है प्रोडक्ट में वाटर फॉर्म हुआ है, यानी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो ये था आपका कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन, और ये जो रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन की है यहाँ पे NCERT में भी लिखा हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। देखो नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसेन टेस्ट। तो देखो भाई लेसेन टेस्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कौन से एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस और फास्फोरस। और हैलोजेंस में कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। फिर नेक्स्ट इसके बाद नीचे बढ़ेंगे, साइनाइड, सल्फाइड एंड हैलाइड ऑफ सोडियम सो फॉर्म्ड ऑन सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द fused mass by boiling it with distilled water. This extract is known as sodium fusion extract. तो ये समझ में आया आपको, नहीं आया मैं समझाता हूं। देखो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, कोवलेंट होते हैं नेचर में। तो हम इसको क्या करेंगे, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, बोलो भाई किसके साथ फ्यूज करेंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो जब ये सोडियम मेटल के साथ फ्यूज होगा तो ये क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे NaCN का फॉर्मेशन होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा तो Na2S, और अगर हैलोजेंस प्रेजेंट होंगे तो NaX। तो ये सारे क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होंगे फिर इनको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, बोलो भाई डिस्टिल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो डिस्टिल्ड वाटर के साथ ट्रीट करके जो कंपाउंड बनेगा उसको कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। समझ आ रही बात, ये आपको ध्यान रखना है क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, और इसी पे अब हमें आगे काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। इसमें देखो क्या लिखा है, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद ferrous sulfate and then acidified with concentrated sulfuric acid. The formation of Persian blue confirms the presence of nitrogen. तो देखो भाई इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले जो आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो बना है उसको हम क्या करेंगे, किसके साथ ट्रीट कराएंगे, FeSO4 के साथ, और साथ में इसमें क्या ऐड करते हैं, बोलो भाई कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसके बाद क्या ऑब्टेन होगा, बोलो भाई अगर पर्शियन ब्लू कलर आ रहा है तो ये क्या कंफर्म कर रहा है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये था आपका डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया, एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ होगा। अब आपको रिएक्शंस का भी पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले जो आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, NaCN की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहां पे NaCN जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ये साइनाइड आयंस है, फिर ये क्या करेगा Fe2 प्लस आयन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पे ये बनेगा आपका FeCN6 -4, ठीक। या आप इसको बोल सकते हैं Na4FeCN6,
ठीक, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक, यहाँ पे नेम भी लिखा मिल जाएगा, आपको नेम भी पता होना चाहिए, जैसे ये लिखा सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट 2। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, फिर देखो, फिर यहां पे जो आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया था, भाई ये किसका काम करेगा? ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो यहां पे जो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या बन जाएगा? Fe2SO4 थ्राइस। तो यहां पे आयरन +3 में आ गया। अब यहां पे ये जो आयरन +3 में है और यहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और इनसे क्या होगा? फर्दर भाई एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है Fe4 FeCN6 थराइस। ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पे ये वाला जो आयरन है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये वाला आयरन होता है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका नेम क्या बनेगा? आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट ब्रैकेट में आ जाएगा 2। तो यहां पे लिखा भी होगा, ये देखो, ये लिखा आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 फेरीफेरोसाइनाइड। तो ये जो यहां पे लिखा हुआ ना, सारा मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी है। देखो, पहले साइनाइड आयन ने क्या किया? Fe2 प्लस आयन के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक, आप इसको बोल सकते हैं हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 आयंस, या अगर यहां पे 4 सोडियम आगे लगा देंगे आप बोल देंगे सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट 2। समझ आया कि नहीं? फिर यहां पे ये क्या करेगा? Fe3 प्लस आयन के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरीफेरोसाइनाइड, जिसका कलर कैसा होता है? पर्शियन ब्लू। तो ये किसके कारण है? ये क्या कन्फर्म कर रहा है? बोलो भाई। ये कन्फर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन था, बिल्कुल सिंपल था, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है भाई, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाया है कैसे होगा। बाकी रिएक्शन सारी लिखी है, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, टेस्ट फॉर सल्फर। तो सल्फर का टेस्ट इजी है। वो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है भाई, इसमें क्या करेंगे? एसिटिक एसिड ऐड कर देंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा लेड एसीटेट भी ऐड करते हैं। तो लेड एसीटेट ऐड करने के बाद क्या होगा भाई? वहां पे ब्लैक पीपीटी बन जाएगा। ब्लैक पीपीटी किसके कारण बनता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर एटम प्रेजेंट है। ये भी आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखो भाई, ऑन ट्रीट, अच्छा एक मेथड तो ये हो गया सल्फर के डिटेक्शन का। दूसरा देखो, ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोपरसाइड अपीयरेंस ऑफ ए वॉयलेट कलर फर्दर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को किसके साथ ट्रीट करेंगे? सोडियम नाइट्रोपरसाइड के साथ। उसका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या होगा भाई? यहां पे बनेगा आपका, बोलो भाई, ये वॉयलेट कलर्ड कंपाउंड बनता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला है FeCN5NOS। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एग्जामिनर इसको ऐसे भी लिख सकता है Na4FeCN5NOS। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या इसमें? कर लेंगे। अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं आपको पहले ही बता दूं, यहां पे है ना, NO जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब NO अगर 0 में है, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड का काम कर रहा है, तो आप चेक करेंगे आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। किसमें? सोडियम नाइट्रोपरसाइड में। और यहां पे ये जो वॉयलेट कलर्ड कंपाउंड बन रहा है, इसमें ये जो NOS है, NOS के ऊपर कंप्लीट, इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे आयरन पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? ये आयरन पे आएगी आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, आयरन की इसमें वॉयलेट कलर्ड कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सोडियम नाइट्रोपरसाइड में +3 होती है। ठीक, फिर इसके बाद देखो, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा भाई? ये क्या करेंगे? यहां पे ये क्या बन जाएगा? सोडियम थायोसाइनेट बना लेंगे। तो जब इस सोडियम थायोसाइनेट को आप पर्शियन किसके साथ, जब आप सोडियम थायोसाइनेट को यहां पे Fe3 प्लस आयंस के साथ ट्रीट करेंगे, तो क्या देगा? ये रेड ब्लड कलर्ड पीपीटी देता है। क्या? ब्लड के जैसा रेड कलर की पीपीटी बनाएगा, जो क्या कंफर्म कर रहा है कि भाई हमारे कंपाउंड में सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो यहां पे पर्शियन ब्लू ना बन करके क्या बन रहा है भाई? वहां पे आपका क्या बन जाएगा? रेड ब्लड पीपीटी बन जाएगा। पर्शियन ब्लू कलर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वहां पे कोई फरीसाइनाइड आयन प्रेजेंट नहीं है। इस बार वहां पे नाइट्रोजन और कार्बन आपका सल्फर के साथ सोडियम थायोसाइनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, समझ आ गया? फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो, ये हो गया भाई इतना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इफ सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम द थायोसाइनेट डिकम्पोज टू यील्ड साइनाइड एंड सल्फाइड, दीज आयंस गिव हियर यूजुअल टेस्ट। मान लीजिए जो
सोडियम फ्यूजन है, इसको अगर हम एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो जो थायोसाइनेट है वो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, साइनाइड्स में, सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड में, जो अपना यूजुअल टेस्ट देंगे। ठीक, जैसे यहां पे रिएक्शन लिखी है, NaSCN किसके साथ, एक्सेस Na के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCN और Na2S बन जाएगा। समझ आ गया इतना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हैलोजेंस, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखो भाई, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपको ऑब्टेन हुआ है, पहले आप इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, और साथ में बोलो भाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यह आ सकता है कि सर नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों ट्रीट किया, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मान लीजिए हमारा जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें आपके भाई हैलोजेंस के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर एटम भी प्रेजेंट है, तो ये किस फॉर्म में होंगे भाई, ये NaCN और Na2S की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। तो जब आप इसमें HNO3 ऐड करेंगे तो HNO3 इनके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद पता क्या बनेगा भाई, इसका तो बन जाएगा क्या, बोलो यहां पे बन जाएगा HCN और इसका बनेगा H2S। ठीक, ये रिएक्शन ऐसे होगी, और ये दोनों क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। तो वोलेटाइल होंगे तो ये क्या होंगे, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएंगे। ठीक, और बाकी जब आप यहां पे AgNO3 ऐड करेंगे तो जो AX माइनस आयंस होंगे वो क्या करेंगे, Ag प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, AgX का PPT बना लेंगे। तो इसका तो बन जाएगा PPT, और ये वोलेटाइल कंपाउंड जो आपका HCN और H2S ये उड़ जाएंगे। तो ये आपके हैलोजन एटम के डिटेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट पैसेज में लिखा हुआ भी है, मैंने आपको समझा भी दिया। तो ये आप याद करने के लिए लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे रिएक्शन करके नहीं बताया गया, बस उसने ओनली बोल रखा कि ये वोलेटाइल है तो ये एस्केप आउट कर जाएगा और इसको AgX के प्रेसिपिटेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब देखो, जो AgX का प्रेसिपिटेट बना है, अगर ये प्योर व्हाइट बनता है, अगर ये व्हाइट है और ये किसमें, NH4OH में सोल्यूबल है, NH4OH सोल्यूबल है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो प्रेसिपिटेट है ये AgCl का है, यानी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है। और अगर ये AgX का जो PPT बन रहा है, ये अगर लाइट येलो PPT है, क्या है, लाइट येलो PPT है, और ये क्या है भाई, स्पेरिंगली सोल्यूबल है NH4OH में, NH4OH में कम सोल्यूबल है, तो आप क्या कहेंगे भाई, यहां पे ये क्या है, AgBr है, यानी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है। बट अगर आप बोले कि भाई यहां पे ये क्या बना रहा है, AgX डार्क येलो PPT बना रहा है, क्या बना रहा है, डार्क येलो PPT, जो कि क्या है, बोलो भाई, जो कि NH4OH में इनसोल्यूबल है, तो उस केस में आप कहेंगे कि यहां पे AgI का PPT बना है, यानी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन एटम्स प्रेजेंट है। समझ आया कि नहीं? आप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो, ये जितनी बातें मैंने यहां पे लिखी है ना, कि ये AgCl, AgBr, AgI के बारे में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो ये सब लिखा हुआ है। A white PPT soluble in ammonium hydroxide shows the presence of chlorine. A yellowish PPT sparingly soluble in ammonium hydroxide shows the presence of bromine. And इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो, यहाँ पे ये लिखा है, एनसीईआरटी से पढ़ो, A yellow PPT insoluble in ammonia hydroxide shows the presence of iodine. तो ये मैंने आपको बता ही दिया सारा। ठीक, फिर वो बताया था कि भाई नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे भाई, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से वो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा भाई, उनको साइनाइड और Na2S में डिकम्पोज करके फिर वो क्या बना लेंगे, बोलो भाई, वो यहां पे बोल रहा है कि डिकम्पोज कर देगा। एक्चुअल में होता क्या है, HCN और H2S बन जाएगा, जो वोलेटाइल है वो उड़ जाएंगे, और बाकी आपका प्रेसिपिटेट किसका बन जाएगा, बोलो भाई, हैलोजन का बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, टेस्ट फॉर फास्फोरस, इसमें क्या करेंगे, द कंपाउंड इज हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम पेरोक्साइड, द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फेट, the solution is boiled with nitric acid and then treated with ammonium molybdate. A yellow coloration or precipitate indicate the presence of phosphorus. इसमें देखो क्या होता है भाई, अगर हमारे कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, पहले जो कंपाउंड है उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, Na2O2 के साथ। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो ये क्या करेगा, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Na3PO4 में। फिर इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, H3PO4। और जब ये H3PO4 जो बनेगा, इसको जब हम अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहां पे ये रिएक्शन आपकी दी हुई है, 12NH4 twice MOO4 और इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये अगर येलो PPT बना रहा है तो आप बोल देंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस एटम प्रेजेंट है।
तो ये इसकी रिएक्शन अगर आप देखना चाहते हैं यहां से देख सकते हैं। अमोनियम मोलिब्डेट जो बनेगा उसका फॉर्मूला ये है, इसके कारण क्या आता है, येलो पीपीटी आता है। ठीक, ये कंपाउंड का फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कई बार ये पूछ लेता है कि कौन से कंपाउंड के कारण येलो पीपीटी आ रहा है। तो इसमें अगर कुछ लिखना है तो नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम क्वांटिटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाई क्वांटिटिव एनालिसिस। तो देखो भाई अब हम ये पता करेंगे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे पहले है कार्बन और हाइड्रोजन। इसके लिए क्या करेंगे भाई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एक फिक्स्ड मास लेंगे और उसको ऑक्सीजन और कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप अपनी एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। देखो भाई ये है वो डायग्राम। इस डायग्राम में देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे देखो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसका कंबसन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और यहाँ पे क्या लगा है भाई, ये कॉपर ऑक्साइड की जो जाली है वो लगी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सबसे पहले भाई कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो ये दोनों किस फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। तो जब ये यहां से आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एनहाइड्रस CaCl2। तो ये क्या करेगा भाई, वाटर को एडजॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है KOH सॉल्यूशन। KOH क्या होता है, बेसिक, और CO2 है एसिडिक। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, K2CO3 बना लेगा। अब ध्यान क्या देना है भाई, यहां पे हम क्या करते हैं, जो ये CaCl2 है उसका मास आपको पहले से ही पता होना चाहिए। फिर जब आप यहां पे पूरा कंप्लीट कंबसन हो जाएगा तो उसके बाद CaCl2 का मास चेक करेंगे। तो जितना एक्स्ट्रा मास रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा भाई किसके कारण आया है, क्योंकि उसने वाटर को एडजॉर्ब किया है। सिमिलरली यहां पे KOH का मास आपको पहले से ही पता था। अब जब ये CO2 को एडजॉर्ब करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा, इसका भी मास इंक्रीज होगा। तो कितना मास टोटल यहाँ पे CO2 का है वो भी आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पता कर लिया भाई M1 मास आ गया CO2 का और M2 मास आ गया H2O का, और इनिशियल मास जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिया था वो कितना था, m ग्राम था। ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था। ठीक, अब आपको क्या पता करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखो बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली यूनिटरी मेथड से, मोल कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो भाई कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ, CO2 में कन्वर्ट हुआ ना, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई, 44 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है, बोलो भाई 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा तो उसमें 12/44 ग्राम कार्बन रहा होगा। और अगर M1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें कितना कार्बन रहा होगा, 12/44 इंटू M1 ग्राम कार्बन। तो आपको ये क्या पता चल गया भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का कितना मास है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे लिख देंगे भाई, परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखने के लिए वेट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से आप लिख सकते हैं परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू कितना मास है कार्बन का, 12/44 मल्टीप्लाई बाई M1 डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनिशियल कितना लिया था, बोलो भाई m ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसे आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप खुद भी इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं। और एक बार ऐसे करके देख लेंगे तो सारे फॉर्मूले आपको इजीली याद रहेंगे। समझ आया कि नहीं आया। फिर नेक्स्ट देखो, ऐसे ही भाई यहां से आप पता कर लेंगे कि वाटर का कितना मास है, वो आपने M2 कंसीडर कर रखा है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो वाटर में आप बोल सकते हैं 18 ग्राम वाटर, यानी 1 मोल वाटर में भाई कितना ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 ग्राम है ना। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 2/18 ग्राम होगा। और अगर M2 ग्राम वाटर ऑब्टेन्ड हुआ है तो उसमें कितना हाइड्रोजन रहा होगा, 2/18 इंटू M2 ग्राम। तो ये आपका हाइड्रोजन का मास आ गया कि कितना हाइड्रोजन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 2/18 मल्टीप्लाई बाय M2 और डिवाइड बाय क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था इनिशियल, M मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, हो जाएगा भाई, ऐसे सोल्व कर लेंगे पक्का। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। ठीक, तो यहां पे देखो आपको ना ये फॉर्मूलाज गिवन है, रटने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक, तो यहाँ पे जैसे इसने M2 लिख रखा है, M1 लिख रखा है, पता चला वहां पे उसने हाइड्रोजन के लिए M2 लिख दिया और कार्बन के लिए M1 लिख दिया, कहीं कंफ्यूज होते रहो। समझ के करो चीजों को, आराम से हो जाएगा। अब आराम से कैसे होगा, ये क्वेश्चन सोल्व करके मैं आपको बता देता हूं। 12.20 इसमें देखो क्या लिखा है, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.24 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। बिल्कुल सिंपल है, आप क्या बताएंगे भाई, 44 ग्राम में 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन होता है, 12 ग्राम कार्बन होता है, और 1 ग्राम किसमें होगा, डिवाइड बाई 12 बाई 44 ग्राम में, और ये 0.198 कितने ग्राम में होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.198 से, तो इतना ग्राम कार्बन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनिशियल आपने लिया था कितना 0.246, फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कोई डाउट है क्या, कोई रटने की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला, नहीं ना, पक्का समझ आ गया। फिर नेक्स्ट देखो, तो यहां पे देखो इसने यही तो कर रखा है, तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, इजीली कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हैं, अप्रोक्स 22% आएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे जैसे अब और क्वेश्चन है इसमें, परसेंटेज हाइड्रोजन, ये बोला कि वाटर इतना ऑब्टेन्ड हुआ है, तो आपको पता है अगर 18 ग्राम वाटर ऑब्टेन्ड होता तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होता। ठीक, और अगर 1 ग्राम वाटर ऑब्टेन्ड होता तो 2/18 उसमें बोलो भाई हाइड्रोजन होता। और अब वाटर कितना ऑब्टेन्ड हुआ है, 0.1014, तो कितना ग्राम हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड हुआ होगा, 0.1014 ग्राम हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का मास आ गया, परसेंटेज हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है, पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड कर दो 0.246, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपका परसेंटेज हाइड्रोजन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सोल्व करके बता रखा है, अप्रोक्स 4.58% आएगा। ये समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूला रटवाया क्या, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी क्या, नहीं, सिंपल आपने जो मोल कॉन्सेप्ट सीख रखा है उससे क्वेश्चन सोल्व किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई, आगे नेक्स्ट कौन सा है, यहां पे अब आप नाइट्रोजन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के 2 मेथड है भाई, एक है ड्यूमास मेथड और दूसरा है जेल्डाल मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूमास मेथड। इसको समझने के लिए डायरेक्ट आप एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे आएंगे, जिसमें ड्यूमास मेथड का डायग्राम गिवन है। तो डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे और फिर इसमें यहां पे हम नाइट्रोजन का परसेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, मान लीजिए आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसका इनिशियल मास है m ग्राम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे फर्नेस में हीट करेंगे। तो यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड है और साथ में ये रिड्यूस कॉपर भी है। तो अब रिड्यूस कॉपर का क्या यूज है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट देखो, जब यहाँ पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे तो क्या क्या ऑब्टेन होगा भाई, कार्बन कन्वर्ट होगा किसमें, CO2 गैस में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा वाटर वेपर्स में, और नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो भाई N2 गैस में। बट यहाँ पे नाइट्रोजन के कुछ एटम्स नाइट्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसलिए आगे फर्दर जो यहाँ पे रिड्यूस कॉपर लगा है वो क्या कर देगा, उनको वापस N2 गैस में रिड्यूस कर देगा। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी यहां से जितने भी आपकी गैस पास करेगी वो कौन सी होगी, CO2 गैस होगी, वाटर वेपर्स होंगे और N2 गैस होगी। ठीक है भाई, तो फिर इसके बाद नीचे देखो यहाँ पे लिखा है नाइट्रोमीटर। नाइट्रोमीटर क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम मेजर करेगा। मान लीजिए कितना आ गया, V1 वॉल्यूम आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये है KOH सॉल्यूशन, जो कि बेसिक होता है नेचर में। ये क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा। फिर इसके बाद यहां से जितनी भी गैस यहाँ पे आएगी तो वो कौन सी होगी, नाइट्रोजन गैस होगी और वाटर वेपर्स होंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर मेजर होगा वो क्या आएगा, मान लीजिए P है, बट नाइट्रोजन का कितना होगा, P1 होगा। तो अब नाइट्रोजन का प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आया है दैट P विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यानी P1 प्लस एक्वस टेंशन। जो वाटर वेपर का प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन कहते हैं। तो यहां से आप P1 फाइंड आउट कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर इसके बाद मान लो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं टेम्परेचर T1 पे। ठीक, तो अब देखो यहां पे आपके पास प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस है। तो क्या आप STP पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, PV इक्वल टू nRT से। तो आपको पता है
पीवी बाई टी क्या होता है, इज इक्वल टू एन आर। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, यानी ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। और यहां पे है ना एनसीईआरटी क्या कर रहा है, इसको V2 लिखने के बजाय क्या यूज कर रहा है, V यूज कर रहा है, तो हम भी इसको V लिख देते हैं। तो यहां पे ये क्या है पूरा, ये आपकी एसटीपी की कंडीशंस है। एसटीपी पे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन है। अब एसटीपी पे आपको बताया है प्रेशर कितना होता है भाई एसटीपी पे, यानी P2 कितना आ जाएगा भाई 1 atm बोल दो, या 1 बार भी यूज करते हैं, या 760 mm ऑफ Hg बोल दो। और टेम्परेचर कितना आएगा बोलो भाई, टेम्परेचर आपको पता है 273 केल्विन। अब वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम यहां से फाइंड आउट कर लो यार, आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। आपको पता है P1 V1 कितना है, T1 आपको पता है, तो यहां पे क्या करेंगे, T2 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 273 डिवाइड बाई, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2 कितना है 760। इसमें कोई डाउट है क्या, तो ये आप यहां से वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे। और जब आपको एसटीपी पे वॉल्यूम पता है तो आप मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब आपने एसटीपी पे फाइंड आउट किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने आ जाएंगे भाई। वॉल्यूम ऑफ गैस अगर लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड करते हैं एसटीपी पे, और अगर एमएल में है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 22,400 से। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एट एसटीपी आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, मास नहीं बता सकते क्या, तो मास अगर आपको फाइंड आउट करना, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा बोलो भाई। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 28। तो इतना नाइट्रोजन आपको एसटीपी पे ऑब्टेन हुआ है। और ये नाइट्रोजन सारा कहां से आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास आपको पता चल गया, इसको ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के इनिशियल मास से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट नाइट्रोजन आ जाएगा। तो परसेंट नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो भाई, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ N2 at STP डिवाइड बाई 22,400 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइड बाई मास ऑफ बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका परसेंट नाइट्रोजन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये फॉर्मूला है इसका, याद करना चाहो तो कर लो, ठीक। वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट अभी मैं आपको सोल्व करना सिखा ही दूंगा बिना फॉर्मूला याद किए, सीधा मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक। तो इसमें कुछ लिखना लिख लो, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मत लिखो बेशक, ठीक है ना। तो इतना समझ में, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब आगे देखो, नेक्स्ट इसके बाद यहां पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। देखो ये वाला फॉर्मूला परसेंटेज नाइट्रोजन का जो भी मैंने आपको सिखाया है। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें ना आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने की बजाय जैसे मैंने आपको सोल्व करना सिखाया वैसे करो। कैसे करेंगे, इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन temperature and 715 mm pressure. Calculate the percentage composition of the nitrogen in the compound. Aqueous tension at 300 Kelvin is 15 mm. भाई एक बात बताओ, यहां पे है ना आपका जो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम एट एसटीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाओ, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 इंटू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाई T2, ठीक। तो आपको ये P2 V2 तो पता ही है, क्या है P2 V2, P2 कितना होगा 760 होगा अगर एमएम में रखेंगे। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर कितना होगा 273 होगा, ठीक। और यहां पे प्रेशर P1 और V1 कितना रखेंगे भाई, P1 715 मत रखना क्योंकि उसने क्या बोला है 15 mm क्या है बोलो एक्वस टेंशन है, तो 715 माइनस 15 700 आएगा, तो 700 P1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 50 ml है, T1 300 केल्विन बार बार यूज कर रहा है। तो यहां से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। अब वॉल्यूम जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो सोल्व करूं क्या, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम में बोल सकता हूं 700 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइड बाय 760, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक। एमएल में आएगा ये, क्योंकि ये 50 आपने एमएल में लिया है, तो इसको ना 270 मान लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक। और ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 3 9 जा 27 पे आ गया, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा लगभग 5 पे, ये 5 10 जा 50 और ये 5 15 पे आ गया, तो इसको आगे कैंसिल कर दो, 5 3 जा और ये 5 2 जा और ये 3 3 जा, ठीक। तो ऐसे जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 7 ये आ गया लगभग 42 डिवाइड बाय क्या कर दो 24,400, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मास फाइंड आउट करना है, 28 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाय इनिशियल मास कितना लिया है
0.3 ग्राम लिया किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करोगे कितना आ गया, देखो भाई इसको 30 लिख सकते, इसको क्या लिख सकते, 3 ऊपर गया 10, यही होगा क्या, तो ये 3 9 जा पे जाएगा, 3 9 जा 27, फिर हो गया 90, तो इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, 9 2 जा, हाँ ये सोल्व हो जाएगा ना, 9 2 जा 18 और बचेगा 4 44, 9 5 जा 45, तो ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा, ये अप्रोक्स 5 8 जा 8 2 जा अप्रोक्स 16-17% के आसपास आएगा। देखो कितना आ रहा आंसर, ये देखो 17% आ रहा कि नहीं आ रहा, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, समझ आया कि नहीं आया, तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा यहां से वॉल्यूम फाइंड आउट किया, 22,400 से डिवाइड किया, मोल्स आ गए, 28 से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड किया, परसेंटेज और 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट नाइट्रोजन आ गया। ठीक, तो ऐसे सोल्व करते हैं, हो जाएगा ना भाई, तो बिल्कुल इजी है, बस टेंशन नहीं लेनी आपको किसी भी बात की। नेक्स्ट आ जाओ जेल्डाल मेथड, इसमें देखो भाई क्या है, जेल्डाल मेथड को भी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। देखो भाई इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा है उसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट यहां पे किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है, यह बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद जब आप यहां पे भाई ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा NH4 ट्वाइस SO4, तो ये जो ये आपका अमोनियम सल्फेट बन गया, तो ये यहां पे अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है। ठीक, इस अमोनियम सल्फेट को हम हीट करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ, तो यहां से नाइट्रोजन गैस अमोनिया गैस लिबरेट होगी, तो ये गरम गरम अमोनिया यहां से ऐसे आएगी, तो यहां से अमोनिया गैस आ रही है, ये अमोनिया गैस आ रही है, ये बहुत ही गर्म है, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, कूल वाटर सप्लाई करेंगे और यहाँ से हॉट वाटर निकल के आएगा, तो इसकी कूलिंग हो रही है, ये आ गई आपकी टोटल अमोनिया गैस। तो अब इस अमोनिया गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्या ले लिया, H2SO4, ठीक, मान लीजिए इसकी कंसेंट्रेशन है M और वॉल्यूम है V, ये आपको पता है। ठीक, तो ये आपने किस में लिया, एक्सेस में ले लिया, ताकि सारी अमोनिया को आप न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि अमोनिया बेसिक है, H2SO4 एसिडिक है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, रिएक्ट करता रहेगा। ठीक, तो सारी अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर देगा, बट फिर भी कुछ H2SO4 बच जाएगा। जो H2SO4 बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, नॉन वॉल्यूम ऑफ NaOH और किसके साथ ट्रीट करेंगे, बोलो भाई, इसकी कंसेंट्रेशन ले लेंगे M, ठीक, और इसकी वॉल्यूम ले लिया मान लीजिए V1, या एनसीईआरटी में देख लेना जो ये ले रहा है। ठीक, तो यहां से आप क्या करेंगे भाई, यहां पे अब यहां से जब इसके साथ ट्रीट करेंगे, ये आपको इसका कंसेंट्रेशन पता है M, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए आपने यहां पे कितना लिया है। ठीक, जैसे यहां पे उसका V1 लिया है, ठीक, आप देख लेंगे ना कितना खर्च हो रहा है, इसका V, तो आपको ये V वॉल्यूम पता करना है, मोलरिटी भी आपको पता है, तो हम कैसे पता करेंगे भाई, अमाउंट वॉल्यूम ऑफ, यहां से एक काम करूं भाई, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है H2SO4 और NaH में, क्या लगाऊंगा कॉन्सेप्ट, N1V1 इक्वल टू N2V2, यानी NaVA इज इक्वल टू NbVb। ठीक, तो यहां पे मोलरिटी M है, तो मोलरिटी को N फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, 2 N फैक्टर होता है H2SO4 का, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना लिया है, V। ठीक, ये V नहीं लिया, ये तो हमें पता ही नहीं है कितना है, ये है ना, हमें ये पता नहीं है, ये तो एक्सेस में ले रखा है, ये यहाँ पे लिखो मत, एक्सेस में ले रखा है, हम ये देख रहे हैं कि कितना खर्च हो गया यहाँ पे, या आपने इनिशियल जो लिया है टोटल वॉल्यूम, वो मान लो कुछ भी यार, इसको V2 लिख लो चलो। ठीक, तो अब NB कितना है भाई, मोलरिटी M है NaOH की, N फैक्टर 1 है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बेस, वो आपको पता है V1 यूज हुआ है, तो अब यहां से V2 कितना आ जाएगा आपका, V2 इज इक्वल टू V1 बाई 2 आया कि नहीं आया, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज्ड बाई NH3 आया कि नहीं आया, ठीक है ना, सॉरी NaOH आएगा यहाँ पे, क्योंकि NaOH के साथ कर रहे हैं ना, तो NaOH ने इतनी वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज कर दिया। आपने इनिशियल कितना वॉल्यूम लिया था, V, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज्ड बाई क्या बोलेंगे, NH3, कितनी आएगी, टोटल आपने यहां पे V लिया था, उसमें से कितनी न्यूट्रलाइज करी उसने,
बोलो भाई NaOH ने V1/2, बाकी किसने करी? बाकी सारी आपने किसने करी है? NH3 ने करी है। ठीक, तो अब यहां पे ये वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट देखना, देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम आ गया तो अब यहां पे फिर वही लगाओ। देखो आप लिखेंगे NH3 2NH3 प्लस H2SO4 रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? बोलो भाई, यहां पे आपका क्या आ जाएगा? NH4 ट्वाइस SO4 प्लस H2O, ये आ जाएगा ना। अब यहां पे वॉल्यूम आपको पता है किसकी? H2SO4 की। आपको मोलरिटी उसकी पता है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आएंगे जो NH3 ने न्यूट्रलाइज किए हैं? जल्दी से बताओ भाई। मोलरिटी इनिशियल M था, वॉल्यूम कितना हुआ यूज टोटल? बोलो भाई V-V1/2, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, इतने मोल्स क्या है H2SO4 के कितने न्यूट्रलाइज किए हैं? NH3 ने। तो आप यहां से लिख सकते हैं 1 मोल H2SO4 is neutralized by 2 मोल NH3 बोल सकते हैं। तो यहां पे ये जितने मोल्स है M इंटू V-V1/2, इतने मोल ऑफ H2SO4 is neutralized by 2 इंटू M इंटू V-V1/2 मोल ऑफ NH3। ठीक, तो ये NH3 के मोल्स आएंगे कि नहीं आए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 आ गए। अब आपको NH3 के मोल पता चल गया तो आप क्या बता सकते हैं? वेट ऑफ NH3, यहां पे वेट ऑफ NH3 बता सकते हैं नहीं बता सकते? बोलो भाई, वेट ऑफ NH3 आ जाएगा ना यहां से, कितना आएगा? बोलो, यहां पे NH3 का वेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 17 से। ठीक, बट यहां पे अगर हम बात करें, देखो भाई अब ध्यान देना मेरी बात पे, तो इसमें देखो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, ये भाई NH3 के मोल्स आ गए। ठीक, तो हम यहां पे ये भी बता सकते हैं भाई इसमें टोटल नाइट्रोजन का मास कितना होगा। मास ऑफ नाइट्रोजन कैसे बताएंगे? मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, आप यहां पे क्या करेंगे भाई, ये टोटल मोल्स है 2 इंटू M इंटू V-V1/2। ठीक, ये टोटल मोल्स है और एक मोल में नाइट्रोजन का कितना मास है? 14, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका आ गया मास ऑफ नाइट्रोजन। अब यहां से आपको बताना है परसेंटेज नाइट्रोजन। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई आपका मास जो इनिशियल आपने किसका लिया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक, तो क्या लिखेंगे भाई, यहां पे 2 इंटू, इसको लिख सकते हो आप, यहां पे पहले 14 लिख लो, नाइट्रोजन का मास है 14 इंटू 2 इंटू M इंटू, फिर लिखेंगे आप V-V1/2 डिवाइड बाई मास ऑफ, क्या लिखेंगे? बोलो भाई, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया जो NCERT में लिखा हुआ है। समझ आया कि नहीं? आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब एक काम और कर सकता है एग्जामिनर, तो देखो यहां पे ध्यान देना मेरी बात पे। अब भाई यहां पे M क्या है? भाई M तो है आपका मोलरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जो H2SO4 यहां पे NH3 को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और V क्या है भाई? जो आपने एक्सेस ऑफ H2SO4 दिया था उसका टोटल वॉल्यूम है। और V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड। समझ आया कि नहीं आया? और यहां पे ना मोलरिटी H2SO4 की और NaOH की हमने क्या लिया है? सेम लिया है। तो एग्जामिनर यहां पे ना H2SO4 लिखने की बजाय आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये भी बोल सकता है कि ये NaOH की मोलरिटी है। तो कहीं वहां पे आप बोलोगे सर ने तो बताया था कि H2SO4 की मोलरिटी है, भाई वो NaOH की भी तो लिख सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो अब एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूं मैं आपको। परसेंटेज नाइट्रोजन है, ठीक, परसेंटेज नाइट्रोजन है। अब देखो 2 इंटू मोलरिटी, अगर ये मोलरिटी आपने किसकी ली है? H2SO4 की, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये आप इसकी नॉर्मलिटी भी तो लिख सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा 14 इंटू N इंटू V-V1/2 डिवाइड बाई M इंटू 100, यानी 2M की जगह वो क्या लिख देंगे? नॉर्मलिटी लिख देंगे। तो आई थिंक ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। ये आपकी एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है। ठीक, पूरा ये फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी में है। अब ये नया फॉर्मूला अगर आप इसको समझो तो समझो भाई, इसमें क्या डिफरेंस है यार। भाई अगर आपको H2SO4 की मोलरिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी कितनी होगी? M इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे M इंटू 2 को मैंने नॉर्मलिटी लिख दिया। अगर नॉर्मलिटी एग्जामिनर अगर लिख के दे दे तो समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ देखना तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो भाई,
यहां पे अब पॉइंट क्या क्या याद करने हैं? सबसे पहले जेल्डल मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। यहां पे कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, एग्जाम में ये पूछा गया था। तो कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? सबसे पहला पॉइंट लिख लो भाई जेल्डल मेथड का। इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे? CuSO4 यूज करेंगे। और नाइट्रोजन को का एस्टिमेशन करने के लिए उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बोलो भाई NH4 ट्वाइस SO4 में कन्वर्ट करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने याद किया भाई यहां पे कॉपर सल्फेट कैटालिस्ट का काम करेगा। सेकंड क्वेश्चन आपने याद किया ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं एस्टिमेशन के लिए? पहले बोलो भाई अमोनियम सल्फेट में। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट देखो भाई, नेक्स्ट देखो। अच्छा एक चीज भूल गए थे हम, जो फॉर्मूला हम लिख रहे थे वहां पे वॉल्यूम अगर ml में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूलना। ये ध्यान देना, मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, मेरे वाला फॉर्मूला जो था भाई, मैंने ये लिखा था परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 इंटू m इंटू 2 v माइनस v1 बाई 2 डिवाइड बाई मास इंटू में 100। तो यहां पे वॉल्यूम अगर ml में है ना तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? पहले बोलो भाई लीटर में कन्वर्ट करोगे। तो डिवाइड बाई 1000 जरूर रखना, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैं वॉल्यूम को किस में कंसीडर कर रहा हूं? लीटर में। बट एग्जामिनर यहां पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किस में देगा? ml में देगा। तो मैं लीटर में कंसीडर कर रहा हूं, ये यहां पे ml में है तो आप भी उसको लीटर में कंसीडर करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। इसलिए आपके एनसीईआरटी में यहां पे फॉर्मूले में 1000 से डिवाइड किया गया है। कहीं सोचो सर ने तो 1000 से डिवाइड नहीं किया, सर ने गलत कर दिया। सर ने भाई वॉल्यूम को लीटर में कंसीडर किया था, ठीक। फिर इसने आगे फर्दर इसको यहाँ पे ये कैंसिल किया और 14/10 को 1.4 इंटू m इंटू 2 इंटू v माइनस v1 बाई 2 डिवाइड बाई m लिख के बता रखा है, ठीक। तो अब आ जाओ, ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को तो वैसे ही सोल्व कर देंगे। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट ये है जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो and azo groups and nitrogen present in the ring. The example है pyridine, as nitrogen of these compounds does not change to ammonium sulfate under these condition. तो देखो भाई जेल्डाल मेथड किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? नाइट्रो कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा एजो कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? बोलो भाई, इसके अलावा और ऐसे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं जिनमें नाइट्रोजन किसमें है? रिंग में प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल pyridine। समझ आएगी नहीं? तो इनके लिए जेल्डाल मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनका नाइट्रोजन यहां पे अमोनियम सल्फेट नहीं बनाएगा। ये भी आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ भाई। यहां पे देखो ये क्वेश्चन गिवन है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल मेथड ammonia evolved from 0.5 gram of the compound in Zeldal estimation of nitrogen neutralize 10 ml of 1 molar H2SO4 find out the percentage of nitrogen in the compound। तो देखो भाई, जो इसने है ना सीधा, अब देखो फॉर्मूले का यूज ही खत्म कर दिया इसने। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, एनसीईआरटी ने पहले फॉर्मूला सिखाया और फिर उस फॉर्मूले का यूज भी नहीं किया। उसने क्या बोल दिया भाई, आप खुद ही ये बता रहा, जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है उसने है ना कंप्लीटली क्या किया, 10 ml 1 मोलर H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहां पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 फाइंड आउट करो, कितने आएंगे? 1 मोलर इंटू में 10 ml लिया उसने, तो कितना आ जाएगा? बोलो भाई 10 मिली मोल्स आएंगे। ध्यान देना, अगर वॉल्यूम अगर ml में है तो आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 की पावर -3 यानी 10 की पावर -2 मोल आ जाएंगे। अब यहां से आप क्या लिखेंगे भाई, अगर रिएक्शन लिखते हैं NH3 के साथ H2SO4, भाई यहां पे H2SO4 के 1 मोल को कितने मोल न्यूट्रलाइज करते हैं? 2 मोल ऑफ NH3। तो यहां पे 10 की पावर -2 कितने मोल NH3 कितने मोल न्यूट्रलाइज करेंगे? 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल। तो अब एक बात बताओ, आपके पास NH3 के मोल्स है, आपको पता है NH3 के 1 मोल में नाइट्रोजन कितना मास है? 14 ग्राम है। तो इतने मोल्स में कितना होगा? तो बोलो भाई परसेंट नाइट्रोजन फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 मोल में नाइट्रोजन कितना है? 14 ग्राम। तो ये टोटल नाइट्रोजन का मास आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, डिवाइड बाई इनिशियल मास देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना, 0.5 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -1, ये हो गया 10 की पावर -1, ये कैंसिल, ये 5 टू जा ये आ जाएगा, और 2 टू जा 4 और 14 4 जा ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 56%। तो इतना परसेंट आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। तो आंसर चेक करें कहां पे आ रहा है। नेक्स्ट देखो,
आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट 56% आ रहा है। तो ऐसे सोल्व करते हैं। कहीं पे फॉर्मूला की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो जरूरी नहीं है फॉर्मूला एग्जामिनर यूज कराए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप तो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हैलोजेंस। इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? कैरियस मेथड। ए नॉन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंटेन्ड इन ए हार्ड ग्लास ट्यूब नोन एज कैरियस ट्यूब। ये कैरियस ट्यूब है, इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूमिंग HNO3 के साथ AgNO3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या होगा। जब आप इसको हीट करते हैं, इन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द हैलोजन प्रेजेंट फॉर्म्स द कोरस्पोंडिंग सिल्वर हैलाइड। इट इज फिल्टर्ड, वाश्ड, ड्राइड एंड वेट। तो देखो इसमें क्या होगा भाई, जो CO2 और वाटर वेपर बनेंगे, ठीक, तो CO2 कुछ तो उड़ जाएगा, कुछ वाटर वेपर आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, फिर इसको धो करके सुखा लेंगे। सुखाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था M था, ठीक, और जो AgX का मास फॉर्म हुआ है वो कितना है? M1 ग्राम है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ AgX कंटेन्स 1 मोल ऑफ X। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देखो भाई, आपको परसेंटेज ऑफ हैलोजन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे? देखो भाई, AgX का मास कितना होता है? यहां पे आप लिखेंगे मास ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे आप एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ AgX। ठीक, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? जो टोटल मास आपको AgX का ऑब्टेंड हुआ, कितना ऑब्टेंड हुआ? M1 ग्राम। ठीक, तो ये आ गया आपका मास ऑफ हैलोजन। समझ आया कैसे? अरे यार सिंपल सी बात, जैसे AgCl है, ठीक, AgCl में क्या होगा भाई, अगर हम बात करें जैसे AgBr ले लो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल AgBr ले लिया, इसका 108 होता है, इसका 88, टोटल कितना हो? इसका हो गया 80, तो टोटल हो गया 188। तो आप क्या बोलेंगे भाई? 80, यहाँ पे 188 ग्राम AgBr में कितना Br है? 80, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 80 बाई 188। तो यही तो मैंने आपको किया है, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ Ag। ठीक, तो M1 ग्राम में कितना होगा? तो M1 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मास आपका Br का आ जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई क्या करेंगे? बोलो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा। तो इसको डिवाइड बाई M मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो रटने की जरूरत नहीं है, बस ओनली समझने का काम करना है। ठीक, तो ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, कर लेंगे ना भाई। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी इसने लिखा होगा, अगर आप फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं, ये देखो यही फॉर्मूला इसने लिखा है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको एग्जांपल सोल्व करके बताता हूं। इन 12.23 प्रॉब्लम, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। मुझे फॉर्मूला नहीं आता, बट मुझे एक बात का पता है भाई, अगर यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है ब्रोमीन का कितना ऑब्टेंड हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? AgBr का आपको मास पता कितना है? टोटल 188 ग्राम है। ठीक, आप ये बोल देंगे 80 ग्राम Br, सॉरी 188 ग्राम AgBr कंटेन्स 80 ग्राम ब्रोमीन, 1 ग्राम AgBr कंटेन्स 80 बाई 188 ग्राम ब्रोमीन, और यहां पे आपका कितना ऑब्टेंड हुआ? 0.12 ग्राम। तो इसमें कितना परसेंट होगा? 80 डिवाइड बाई 188 मल्टीप्लाई बाई 0.12 ग्राम ब्रोमीन, इतना ब्रोमीन ऑब्टेंड हुआ है। तो ये ब्रोमीन का मास आ गया। अब एक काम करो, इसको किससे डिवाइड कर दोगे भाई? टोटल मास से, जो आपका कंपाउंड का कितना 0.15, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसको आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? ये 4 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, ये 20 पे जाएगा। ठीक, और ये किस पे जाएगा? ये अप्रोक्स आपका जाएगा, ये इसको सोल्व कर दो ना, यहाँ पे ये 0 लिख लो, ये 0 लिख लेंगे तो वैसे ज्यादा गैप आएगा, बट कर दो, ये आ गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 2 9 पे गया, और ये 9 9 जा, और 9 4 जा, लगभग 36%। तो 36% से थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, तो 34% आ गया। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट तो नहीं है? तो मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया, इसलिए मेरा थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, उसमें कम आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट ऐसे ही आपको क्या सोल्व करना है? सल्फर को। नेक्स्ट देखो, सल्फर का एस्टिमेशन कैसे करेंगे? ए नॉन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन ए कैरियस ट्यूब विद सोडियम पेरोक्साइड और फ्यूमिंग HNO3
सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम सल्फेट बाय एडिंग एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर. The precipitate is filtered, washed, dried and weighed. The percentage of sulfur can be calculated from the mass of barium sulfate. तो देखो भाई क्या करेंगे, ये केरियस ट्यूब हमने लिया है, तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर प्रेजेंट होगा, इसको किसके साथ हीट करेंगे, या तो Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड के साथ या HNO3 के साथ. तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर इसको BaCl2 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो भाई, बेरियम सल्फेट ऑब्टेन होगा, इसका पीपीटी बनेगा. तो इसको आप सेपरेट कर लेंगे और इसको सुखा लेंगे. सुखाने के बाद इसका वेट मेजर कर लेंगे. मान लीजिए इसका वेट आ रहा है M1 ग्राम. ठीक, तो अब आपको क्या करना है, वही यूनिटरी मेथड लगाना है. तो इसमें देखो सल्फर का ओनली एक ही एटम प्रेजेंट है, तो इसके एक मोल में, जैसे बेरियम सल्फेट का एक मोल है, इसका मास होता है 233 ग्राम. ठीक, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. तो इसमें टोटल सल्फर कितना होगा एक मोल में, 32 ग्राम. तो आप यहां से क्या बोलेंगे, बोलो भाई 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर है, 32 ग्राम. एक ग्राम में कितना होगा, 32 डिवाइड बाई 233 ग्राम. ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए M1 ग्राम सल्फर में कितना होगा, सॉरी M1 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना होगा, तो M1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यूनिटरी मेथड से आपका सल्फर का मास आ गया. सल्फर के मास को क्या करोगे आप, यहां पे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनिशियल जो M लिया था उसे डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज सल्फर आ जाएगा. बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, यही आ रहा कि नहीं आ रहा फॉर्मूले में. तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है. ठीक, तो ये आप एक भी फॉर्मूला मत रटो यार, मैं तो कहता हूं क्वेश्चन सोल्व करना सीखो, है ना. तो यही फॉर्मूला आपका, जैसे इस क्वेश्चन पे आ जाओ. अब यहां पे इसमें क्या है, इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.1757 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड. अब ये आपको बताना है. मैं इसमें क्या करूंगा भाई, सबसे पहले सल्फर, यहां पे बेरियम सल्फेट ये ऑब्टेंड हुआ है, तो आपको पता 233 ग्राम में कितना सल्फर है, 32 ग्राम. एक ग्राम में कितना होगा, 32 बाई 233 ग्राम. और यहां पे अगर आपको 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट ऑब्टेंड हुआ है, इसमें कितना सल्फर होगा, 32 डिवाइड बाई 233 मल्टीप्लाई बाई 0.4813 ग्राम सल्फर. तो सल्फर का मास आ गया. तो डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनिशियल आपने लिया था उससे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो. ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएगा. बोलो इसमें कोई डाउट है क्या. तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, टेंशन आपको नहीं लेनी, बस क्वेश्चन इजीली सोल्व करते चलो. ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ भाई. फास्फोरस. फास्फोरस में भी क्या है, ए नॉन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड वेयर अपॉन फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फास्फोरिक एसिड, इट इज प्रेसिपिटेटेड एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जो पीछे फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बाय एडिंग अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्डेट. अल्टरनेटिवली फॉस्फोरिक एसिड में बी प्रेसिपिटेटेड एज MgNH4 PO4 by adding magnesium mixture which on ignition yields Mg2P2O7. तो देखो, एक तो जो पहले आपने मेथड पढ़ा है वैसे ही आप फास्फोरस का क्या किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में. या आप एक काम कर सकते हैं भाई, उसका फास्फोरिक एसिड का प्रेसिपिटेट बना सकते हैं. कैसे भाई, उसमें मैग्नीशिया ऐड करके. ठीक, तो मैग्नीशिया ऐड करने के बाद यहाँ पे किस फॉर्म में ऑब्टेन होगा, Mg2P2O7. बट यहाँ पे एनसीईआरटी में किसको एग्जांपल लेके समझाया गया है, बोलो भाई, अमोनियम मोलिब्डेट को. इसका टोटल मोलर मास होता है 1877. याद करने की कोई जरूरत नहीं है, या तो आपको वहां पे पेपर में लिखा मिलेगा, या यहां से आप एक बार यहां पे इनके एटॉमिक मास ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हो. अब देखो इसमें ना फास्फोरस का एक एटम प्रेजेंट है, तो आप क्या कहेंगे, 877 ग्राम ये अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में कितने ग्राम सल्फर है, 31 ग्राम, क्योंकि एक ही वहां पे एटम प्रेजेंट है. तो 1 ग्राम में कितना होगा, 31 बाई 1877. अब मान लीजिए टोटल आपको इसका M1 मास ऑब्टेंड हुआ है, तो M1 ग्राम में इतना हो जाएगा. M1 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का M है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें. ये क्या आ गया, परसेंटेज फास्फोरस आ गया. तो सेम फॉर्मूला है जैसा कि आपके किसके केस में था, बोलो भाई, ये वाला देखो, जैसा आपके, बोलो किसके केस में था, जैसा आपके सल्फर के केस में था. ठीक, ये आ गया, ये डेरिवेशन करना सिखा दिया. और अगर आपने ना ऐसे एस्टिमेट किया, Mg2P2O7 लिया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका मास कितना होता है, 222. बट इसमें फास्फोरस के 2 एटम है, तो आप कहेंगे 222. Mg2P2O7 में कितने ग्राम सल्फर है, 62 ग्राम. 1 ग्राम में कितना होगा, 62 डिवाइड बाई 222. और यहाँ पे M1 ग्राम इसका अगर मास है, तो M1 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई M1 डिवाइड बाई क्या करोगे, ऑर्गेनिक मास, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, मल्टीप्लाई बाई 100. तो ऐसे इस फॉर्मूले से परसेंटेज
फास्फोरस आ जाएगा। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है यार, आपको तो ओनली क्या आना चाहिए, बोलो जल्दी से, ओनली आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए, आपको ओनली मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट है भाई ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो सिंपल मेथड ये है कि आप बाकी सभी एलिमेंट्स की टोटल परसेंटेज फाइंड आउट करें और उसको 100 में से माइनस कर दें, तो आपका ऑक्सीजन का परसेंट अमाउंट आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है भाई, आप डायरेक्टली भी ऑक्सीजन का एस्टिमेटेड अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, देखो यहां पे आपकी एनसीईआरटी में लिखा है और इसकी रिएक्शंस भी गिवन है, तो मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन से समझा रहा हूं, उसको पढ़ेंगे तो वही लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले यहां पे क्या है भाई, आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रोजन की स्टीम के साथ हीट करेंगे, तो जितनी भी इसमें ऑक्सीजन वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, O2 गैस में, और बाकी अदर गैसेस प्रोडक्ट भी आपको ऑब्टेन होंगे। तो इन गैसेस प्रोडक्ट को हम किसके ऊपर से पास करेंगे, रेड हॉट कोक के ऊपर से पास करते हैं, रेड हॉट कोक। तो यहां पे क्या होगा, जो रेड हॉट कोक का कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, आयोडीन पेंटाऑक्साइड के साथ, तो ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद I2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो जो रिएक्शंस होंगी वो आपके सामने लिखी हुई है। अब देखो इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे भाई, बैलेंस करना है, पहले ऊपर वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 10 CO मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 10 CO, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा पूरी रिएक्शन में, 10 कार्बन प्लस 5 O2 इज कन्वर्टिंग इनटू, प्लस ये भी तो लिखोगे आयोडीन का, यहां पे लिखेंगे 2I2O5 इज कन्वर्टिंग इनटू 2I2 प्लस 10 CO2। तो अब आपको ध्यान देना है O2 और CO2 पे, तो यहां से आप लिख सकते हैं भाई 5 मोल ऑफ O2 जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 मोल ऑफ CO2। यानी अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल 5 मोल O2 के हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में आपके 10 मोल CO2 के प्रोड्यूस होंगे, या आप बोल सकते हैं 1 मोल O2 कितनी CO2 प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल CO2। और सिंपली अगर ग्राम में लिखेंगे तो 32 ग्राम O2 विल प्रोड्यूस 88 ग्राम CO2। बोलो भाई इसमें कोई डाउट है क्या। अब यहां पे एक्सपेरिमेंट में आपको यह बताया जाएगा कि जो CO2 ऑब्टेन्ड हुई है उसका टोटल मास है M1 ग्राम। तो यहां से अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, आप यहां पे बोलेंगे, बोलो भाई 88 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1 ग्राम CO2 is produced due to presence of 32 by 88 ग्राम ऑक्सीजन। और M1 ग्राम किसके कारण आएगी, मल्टीप्लाई कर दो M1 से, तो यह आ गया ऑक्सीजन का टोटल मास इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको डिवाइड कर दोगे ऑर्गेनिक मास के टोटल मास से, कितना M ग्राम, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कोई डाउट है क्या। तो नेक्स्ट देखो वहां पे वही फॉर्मूले में आपका लिखा हुआ है, ये लिखा फॉर्मूले में, ये आपका एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। ठीक, तो मैं आपको कहूंगा, मैंने बाकी सारे फॉर्मूले आपको याद करने से मना किया है, बट इस फॉर्मूले का आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि एग्जामिनर यहां पे आपसे मिस्टेक कराएगा। देखो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिंपल यूनिटरी मेथड सिखाया, मोल कॉन्सेप्ट सिखाया, बट जब इस क्वेश्चन को बच्चा सोल्व करेगा क्या मिस्टेक करेगा पता है, बोलेगा सर CO2 अगर M1 ग्राम प्रोड्यूस हुई है तो मैं कहूंगा 44 ग्राम CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक, और 1 ग्राम में 32 बाई 44 है, M1 ग्राम में मल्टीप्लाई बाय M1, ठीक, इसको मास ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका परसेंट ऑक्सीजन। बट ये रॉन्ग है क्योंकि यहां पे ना इस रिएक्शन में देखो जो आपकी CO2 की टोटल ऑक्सीजन है ये ओनली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन से नहीं आ रही है, ठीक, ये यहां से I2O5 से भी आ रही है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है भाई इसका आधा अमाउंट कहां से आ रहा है, I2O5 से, और आधा आ रहा है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन से। तो इसलिए CO2 के 2 मोल जो ऑब्टेन होंगे उनमें 1 मोल की ऑक्सीजन कहां से आएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगी। इसलिए 32 डिवाइड बाई 44 करने की बजाय आप वहां पे 32 डिवाइड बाई 88 करेंगे। ध्यान देना इस बात पे, इसको हाईलाइट कर देना अपनी एनसीईआरटी में, ठीक, ये मिस्टेक नहीं करनी। समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो इसने क्या लिखा है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस्ड आल्सो। जैसे आपने यहां पे CO2 के लिए सोल्व किया है वैसे ही आयोडीन के लिए सोल्व करके भी आप ऑक्सीजन का परसेंट अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है भाई, बट इसने फॉर्मूले की बात नहीं की तो कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद देखो आजकल है ना, ये जो सारे मेथड है इनकी जरूरत नहीं है, बल्कि आजकल ऐसे टेक्निक्स आ गई हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लगभग अमाउंट 1 से 3 मिलीग्राम आप क्या ऐड करेंगे उसमें भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे और वो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या बता देगा, परसेंट अमाउंट बता देगा। जैसे एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं CHN एलिमेंट एनालाइजर। ठीक, तो ये समझ में आ गया भाई। तो ये था आपका चैप्टर, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे भाई समरी है और आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में ना आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। ठीक, तो ये करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें ना जो एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप आ जाओ सेकंड पेज पे, एक्सरसाइज में सेकंड पेज पे आ जाओ। एक तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। देखो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है, उसने पूछा कि ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो भाई आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये -m - I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब देखो इसमें ना एसिटिक एसिड में यहाँ पे क्या है, ये ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है, तो 3 क्लोरीन 3 -I ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 2 -I, यहाँ पे ओनली 1 -I। तो यहाँ पे 3 -I सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। ये समझ में आ गया। एग्जामिनर ने एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी में ये दिया है। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, एग्जामिनर वहां पे क्या करेगा, बोलेगा बेटा इसका ना पीके ऑर्डर बताओ। आप बोलेंगे हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी है सर से, सर ने क्वेश्चन भी कराया था एक्सरसाइज का, सीधा एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आएगा। जरूरी नहीं है भाई, एग्जामिनर पीके का ऑर्डर पूछ लेगा, पीके का ऑर्डर आपका उल्टा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, भाई यहां पे क्या है, देखो यहां पे क्या है, इसमें ना ये एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स है, जिसमें क्या है भाई, इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा, इस पे 2 मिथाइल, इस पे 3 मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप क्या है, आपके प्लस आई का काम करेंगे, तो प्लस आई का काम करेंगे तो वो प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो जैसे ही प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक, तो ये ऑर्डर इसलिए आ रहा है। और कभी भी आपको पीके का ऑर्डर बताना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। फिर इसके बाद जितने भी ये क्वेश्चंस है आप पढ़ेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, जैसे बोर्ड में आते हैं, तो ये सारे डिटेल में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, इनको करने की भी जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट आप आ जाओ लास्ट के क्वेश्चंस पे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है 12.36, ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या पूछा, इसने कंपाउंड दिया है और आपको C2C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए। सबसे पहले देखो भाई, ये सिंपल ये चेन है जिसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सारे मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए पूरी चेन सिलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? नंबरिंग लेफ्ट से करके देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 और 5th पोजीशन पे आपका लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीपल बॉन्ड आया। राइट साइड से करो 1 2 3 4 5, तो राइट हैंड साइड से भी क्या आ रहा है, 1 और 5th पोजीशन पे आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक, तो अब आप क्या बोलेंगे भाई, अब आप प्रायोरिटी किसको देंगे? देखो इस साइड से और इस साइड से चेक करने पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, दोनों में कंपटीशन हो गया, प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देते हैं। तो नंबरिंग कौन सी सही होगी आपकी? लेफ्ट हैंड साइड वाली सही होगी, राइट हैंड साइड वाली रॉन्ग है, तो ये नंबरिंग राइट है। तो इसमें सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो सेकंड कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, और थर्ड कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? sp2 और sp3। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके आएंगे, क्योंकि वो नंबरिंग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे, बट आपने सीख लिया, आप थोड़ा करेंगे ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा sp2 sp3, sp2 sp3, ये आंसर सी आ जाएगा। तो एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 12.37, इन द लेसन टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द पर्सियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। भाई पर्सियन ब्लू कलर, मैंने बोला था ये कंपाउंड आपको ध्यान रखने हैं, उसमें क्या बनेगा? Fe4, बोलो भाई Fe4 FeCN6, ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसके कारण क्या आ रहा है? पर्सियन ब्लू कलर आ रहा है। इसका नेम क्या है? फेरी फेरोसाइनाइड। और ऑक्सीडेशन स्टेट, इस कार्बन की +3, इसकी +2, इसको और क्या बोलते हैं? आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट, आयरन के ब्रैकेट में 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो कौन सा आंसर आ गया भाई इसका, ये वाला आंसर आ गया, बी वाला। बी वाला ही आएगा ना पक्का? अच्छा यहाँ पे 3 लिखा मैंने, यहाँ पे 3 भी आएगा, ये भी ध्यान देना, कहीं वहां पे 3 भूल जाओ। ठीक, तो यहाँ पे 3 भी आएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। अरे यार सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पहले वाला देख लो, पहले वाला आपके लिए नया है, इसने क्या कर रखा है, पहले वाले में ये बन गया, इसमें ना एक भी अल्फा एच नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए में, इसमें आप काउंट करेंगे, आपने पहले क्वेश्चन सोल्व किया था 9 अल्फा एच है,
इसमें आप काउंट करेंगे ओनली 2 अल्फा एच है, इसमें आप काउंट करेंगे 2 और 3 5 अल्फा एच है। तो अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बी वाला, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा एच है, उससे कम डी वाला, उससे कम सी वाला और सबसे कम ए वाला। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, है ना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, मैंने आपको बताया था, क्रोमेटोग्राफी। ये ध्यान रखना है, ये आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए बेस्ट टेक्निक है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर आएगा। अगर एग्जाम में आता बच्चे इसको मिस्टेक करके आएंगे, आपको ध्यान रखना है बेस्ट टेक्निक कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। समझ आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन, ये भाई ये रिएक्शन लिखी गई है, इसमें देखो क्या है भाई, इथाइल आयोडाइड KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करके इथाइल अल्कोहल और KI बना रहा है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, यहां पे ना ये OH माइनस, यहां पे ये अटैक करेगा, आयोडीन बाहर जाएगा। ठीक, तो क्या होगा भाई, OH माइनस जो है आयोडीन की जगह एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा। सब्स्टिट्यूट कौन आया है? न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी डिटेल में आप ये ऐसी रिएक्शंस किस में पढ़ेंगे? एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो 12th क्लास का है। ठीक, अभी आपने नहीं पढ़ा, आगे आएगा। समझ आया कि नहीं यार? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो भाई, आपको एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। सारे क्वेश्चन तो कराने बहुत पॉसिबल नहीं है, 40 क्वेश्चन कराने लग जाओ तो 2-2 घंटे लग जाएंगे, बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है भाई, अगर मैं यहां पे आपको बताऊं भाई डिस्टिलेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसका मतलब ही नहीं कुछ भी। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और वैसे भी जरूरत नहीं है, जो मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको आप एटलीस्ट जरूर करके जाएं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखो फर्स्ट चैप्टर में ही ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, और 5 के 5 शानदार है, कोई भी क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में कॉपी हो सकता है। ठीक, तो अब देखो मैंने पूरा जोर लगा दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, और प्रेजेंट टाइम पे लेटेस्ट पैटर्न पे आपके एग्जाम में यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको भी इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, आपके लेक्चर में बताया हुआ क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपने इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं, या अगर एनसीईआरटी में हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, प्लीज एक बार एग्जाम से पहले आप उनको रिवाइज जरूर करें, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है भाई, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।